मर चुका है। वो शख्स जो बहुतों पर हावी था इस दुनिया से रुखसत हो गया है। सियांग कंपनी का चेयरमैन डी लेवल चेयर पर बैठा लोगों के हुजूम में घिरा हुआ है। सियांग दरअसल एक कोरियन कागजी कारोबार कॉन्ग्लोमेरेट की भीष में छुपी सबसे बड़ी मुजरिमाना तंजीम है। इस चेयरमैन की वजह से उसकी कई साथियों का कत्लेआम हुआ। एक गली में 2 लोग जख्मी और खौफजदा खड़े हैं। तंजीम तबाह हो चुकी है। खून और खौफ में लथपथ एक लड़की मदद जहां डिसबिलीफ गैर यकीनी में चेयरमैन ली की तरफ देखती है। उस दिन सब कुछ खत्म हो गया। ठीक 1 साल गुजर चुका है। एक तारीखी दफ्तर, खिड़की से मौसम खराब नजर आ रहा है। अचानक कोई तारीखी कमरे में घुस आता है। एक शख्स ली देवेंग से पूछता है कि वो कैसी है। एक शख्स कंबल में लिपटा सोफे पर लेटा है। वो शख्स बताता है कि वो हैरत अंगेज मालूमात लाया है लेकिन लेता के मूड में नहीं है। लेकिन जैसे ही वो जिक्र करता है कि मालूमात का ताल्लुक चेयरमैन डी से है, लड़की का हैरान चेहरा कंबल के नीचे से झांकता है। लेता फौरन चौकस हो जाती है और फौरन मालूमात देखने का मुतालबा करती है। उस शख्स को उसका अचानक रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आता। लड़की एक इदारे की तस्वीर हाथ में लेती है और जांचना शुरू कर देती है। वो शख्स वजाहत करता है कि ये एक स्कूल है लेकिन ये आम स्कूल नहीं है। इसमें सिर्फ कोरिया के अमीर तरीन चायबोल बड़ी सुन्नती खानदान के बच्चे पढ़ते हैं। सादा अल्फाज में ये चायबोल का हाई स्कूल है। यह बात भी देवेंद्र को ज्यादा हैरान नहीं करती। ताहम जब वो ये बताता है कि चेयरमैन ली का बेटा वहाँ पढ़ता है तो देवेंग फौरन चौकस हो जाती है। उसे ये सुनकर सदमा पहुंचता है कि चेयरमैन का कोई बेटा भी है। अफवाहें थी कि उसकी कोई औलाद नहीं है जिसकी वजह से हमेशा वारिस का ओहदा ज़ेरे बहस रहता था। लेकिन बज़ाहिर चेयरमैन ली ने अपने बेटे को अब तक सबसे छुपा रखा है। चेयरमैन को सरेआम शिकस्त देना नामुमकिन है, खासकर सिर्फ उन दोनों के लिए, और वो पहले ही इस कंपनी में घुसने में नाकाम हो चुके हैं। तभी देविंग अपने साथी के मंसूबे को समझना शुरू कर देती है। चेयरमैन को ख़त्म करने के उन्हें स्कूल में घुसना होगा। चेयरमैन जल्द ही बुढ़ापे से मर जाएगा और यह खुफिया बेटा उसकी जगह ले लेगा। अब वो उनका नया हदफ बनेगा। चेयरमैन ने उन सब से कुछ छीन लिया था। अब बदला लेने की बारी उनकी है। ठंडा और जालिमाना बदला। वारिस की मर्द होने के अलावा वो उसके बारे में कुछ नहीं जानते। अंदाजी इन्फिल्ट्रेशन दे देविंग हाई स्कूल के तालिब इल्मों में बिल्कुल घुल मिल जाती है। उसे खामोशी अख्तियार करनी होगी। कोई भी मशकूक शख्स मालूमात इकट्ठी करो और रिपोर्ट करो, ये उसका मिशन है। लेकिन वो कदरी परेशान नजर आती है और पहले ही दूसरे तालिब इल्मों को गैर आरामदेह कर रही है। देवेंग अपनी सूरत हाल से वाज़ेह तौर पर नाखुश है। कहना आसान, करना मुश्किल। वो पहले ही लोगों को डरा रही है। वहाँ सिर्फ चंद मर्द तालिब इल्म नहीं है। लड़की परेशान है। वो ये सब कैसे मालूम करेगी? आगे चलते हुए कुछ तालिब इल्म लापरवाही से धाके में उनकी मजबूती कंधे से टकरा जाती है। उसकी जंगी तरबियत वाज़ेह है। वो ज़रा भी नहीं हिलती, जबकि उससे टकराने वाली लड़की तकरीबन लड़खड़ा जाती है। एक दोस्त फौरन टकराने वाली लड़की का हाल पूछती दौड़ती है, जिसका नाम जियान है, लेकिन वो गुस्से से देविंग को घूरती है। जियान गुस्से में सोचती है कि देविंग बदतमीज और मगरूर थी और वो उसे कुछ तौहीन आमीज अलकाबात देती है। आम क्लासरूम का मंजर। तालिब इल्म खामोशी से टीचर की बात सुन रहे हैं और सामने खड़ी लड़की को देख रहे हैं। टीचर क्लास में एक नई तालिबा का तारफ करवाता है, यकीनन ये अपने मिशन पर आई हुई ली देवेंगे। लड़की कमरे और तालिब इल्मों का जायजा लेती है, जबकि टीचर अपना तारफ जारी रखता है। देवेंग को कुछ खास नजर नहीं आता। बहुत से तालिब इल्म उसे घूर रहे हैं। कुछ लड़कों को वो पुरकशिश लगती है। वो सुकून से आगे बढ़ती है। टीचर ऐलान करता है कि आज सुबह की असेंबली नहीं होगी और सबक शुरू करने से पहले खामोशी बरकरार रखने को कहता है। हम जमायतों में जियान भी है, जो सुबह के वाक़े पर वाज़ेह तौर पर अब भी नाराज़ है। अपने साथियों को टेस्ट कर रही है। अभी तक कोई गैर मामूली बात नहीं। उसे मोहतात रहने को कहा जाता है कि टेस्ट करते हुए पकड़ी न जाए। लेकिन अचानक एक चोर तहलत देविंग की टेस्ट पर पड़ती है। हमलावर कोई और नहीं बल्कि वही गुस्से से भरी जियान है। इस हरकत से देविंग भी गुस्से में आ जाती है। देविंग का रद्द-ए-अमल जियान को हैरान कर देता है। ये सारा रद्द-ए-अमल है जो किसी को भी हैरान कर सकता है। देविंग को तौहीन-आमीज़ अल्फाज कहे जाते हैं। पहले के टक्कर के लिए माफ़ी का मुतालबा करती है, लेकिन लड़कियां मुकम्मल तौर पर कन्फ्यूज लगती है। जियान अपने दोस्त कम सोजिंग की तरफ मुड़ती है, पूछती है कि क्या उसके वालिद ने किसी कंपनी की बेटी को ट्रांसफ़र होने के बारे में कुछ बताया था। कम सोजिंग ने ऐसा कुछ सुना हुआ लगता है और हैरान है कि जियान को मालूम नहीं। जियान अब यकीन कर चुकी है कि देविंग सिर्फ लेवल 4 की एक बेहैसियत है, जैसा कि वो कहती है, बिल्कुल एक गुमनाम शख्स। लेकिन देविंग को मालूम ही नहीं कि ये लेवल दर्जात क्या है। जियान उसे निज़ाम समझाने का फैसला करती है। इस स्कूल में एक सख्त दर्जा बंदी है। आपके खानदानी हैसियत आपका रैंकिंग तय करती है।
सुदूर कानून साजों और आला इदारों के बच्चों का दर्जा आम तौर पर लेवल 1 या 2 होता है। उससे नीचे दरमियानी सतह के कारोबार, मशहूर शख्सियत, खानदान या नए अमीर एलिट वगैरह होते हैं। आला दर्जे वाले सब सामाजिक तकरीबात से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि ली देविंग कौन है। अचानक और जोर से नंबर 4 का एक स्टिकर देविंग के सर पर चिपका दिया जाता है। लड़कियों का मकसद वाज़ेह तौर पर नए तालिब इल्मों को जलील करना और अपनी आला हैसियत का मुजाहरा करना था। क्लास में हंसी गूंज उठती है। जियान वजाहत करने की कोशिश कर रही थी कि देविंग जो हम शक्ल लेवल 4 के को उस जैसी लेवल 2 की तालिबा से बात करने का कोई हक नहीं। लिहाजा अगर नई लड़की ली देविंग जिंदा रहना चाहती है तो उसे खामोश रहना होगा और उन मालूमात में नाक नहीं घुसानी जहाँ से उसका ताल्लुक नहीं है। अपनी आला हैसियत और ताकत का मुजाहरा करने के बाद लड़कियां देविंग का मजाक उड़ाकर चली जाती हैं, ये सोचकर कि उन्होंने उसे डरा दिया है। लेकिन अंडर कवर एजेंट को कोई परवाह नहीं थी। हर कोई यहाँ पागल था। ये मिशन संभालना इतना मुश्किल नहीं होगा। देविंग की ट्री में एक रसीला स्टिक रखा गया था और वो वाकई हैरान नजर आई। वो सच में खुश और हैरान थी। खाना लाजवाब था। स्कूल के कैफेटेरिया में स्टिक वो हैरत से तकरीबन चमक रही थी। इतने अच्छे खाने के साथ मिशन इतना बुरा नहीं लग रहा था। खुशी से चमकी हुई वो एक बच्चे की तरह बर्ताव कर रही थी, एक बड़ा टुकड़ा काटने और अपने खाने का लुत्फ उठाने के लिए तैयार थी। लेकिन उसे अचानक अपना मिशन याद आया और एक निवाला लेने से पहले उसने अपना फ़ोन उठा लिया। उसे हर घंटे रिपोर्ट करनी थी। वो बड़बड़ाई के खाते वक्त कुत्ते को भी तंग नहीं करना चाहिए। उसके साथी ने उसे स्कूल में अपना गुस्सा ना दिखाने को कहा। यह सब देविंग को वाकई परेशान कर रहा था। कोई करीब से गुजरा और उसे करीब से तजस्सुस भरी नज़र से देखा और वो फिर आ गई। जियान, जिसने अपना बचा हुआ खाना सीधा देविंग के खाने पर फेंक दिया। एक छोटी मासूम तासीर के साथ जियान ने दावा किया कि यह गलती थी। वाज़ेह तौर पर उसे तौहीन और डराने की कोशिश कर रही थी। एक खामोश गुस्सा लीदी केविन के अंदर ले रहा था। सब उसे क्यों निशाना बना रहे थे। उसने यहाँ तक सोचा कि किसी को मार ही डाले, लेकिन उसकी वजह से वापस ट्री की तरफ गई। अब उसके पास 2 स्टिक थे। शायद जियान इतनी बुरी नहीं थी। जब देविंग अभी भी हैरान थी, जियान की दोस्त सोजिंग ने अपने लिए इजाफी खाना लेना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि जियान को फेंकने के बजाय उसे दे देना चाहिए था। इस हरकत ने देविंग को शदीद गुस्सा दिलाया। उसने सोजिंग का हाथ पकड़ लिया, स्टिक वापस लेने की कोशिश में। देविंग पहले से ज्यादा खौफनाक नजर आ रही थी। जब बात खाने की हो तो वो हैवान बन जाती है। उसने उसे वापस देने का हुक्म दिया। उसकी मजबूत गिरफ्त और तेज नज़र से सोजिंग को दर्द और खौफ से भर दिया। जियान ने उससे गोश्त छीन लिया। उसने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया, देविंग का मजाक उड़ाते हुए कि वो उस चीज़ को चाहती है जिसे वो गंदा स्टिक कहती है। देविंग खामोशी से 2 रसीले स्टिक को गिरते हुए देखती रही, अपने इर्द गिर्द की किसी भी चीज़ से मुकम्मल तौर पर बेखबर। उसके फ़ोन से पैगामात आ रहे थे, उसे किसी भी हाल में गुस्सा न खोने की तलकीन कर रहे थे, लेकिन इन बात को नज़रअंदाज कर दिया गया। दाविंग ने जियान को गिरेबान से पकड़ लिया, जिससे लड़की हैरान रह गई। एक तेज हरकत से उसने मगरूर जियान को मेज पर दे मारा। यह दर्दनाक लग रहा था। लड़की का मगरूर और ताकतवर तासीर गायब हो गया। उसने सोचा था कि वो किसी कमजोरी को धमका रही है, लेकिन वो गलत थी। खौफ छा गया। दाविंग ने एक चमकता हुआ चांदी का कांपटा पकड़ रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे सीधा जियान के गले में घोंपने के लिए तैयार है। जियान पूरी तरह से घबराहट में थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वो खुद को अछूत समझती थी। कांटा उसकी आंख से मिलीमीटर के फासले पर था। उसके अंदर खौफ की एक नई लहर उठ रही थी। करीब ही एक नौजवान खूबसूरत तालिब इल्म बैठा था, जिसके साथ एक लड़की फ्लर्ट कर रही थी। हालांकि उसे कोई परवाह नहीं थी, लेकिन फिर उसने कुछ महसूस किया। रेम की बुलंद चीख को पूरे कैफेटेरिया में गूंज रही थी। देविंग जियान पर झुकी हुई थी और उसी लड़के ने सोचा कि क्या उसे मुदाखलत करनी चाहिए। वो हैरान था कि उसने जियान पर हमला कर दिया। ली केविन को अब एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। उसने अपने जज्बात को हावी होने दिया था। उसने वो कांटा एक तरफ रख दिया जिससे वो जियान को जख्मी करने वाली थी। एक लफ्ज़ कहे बगैर देविंग चली गई, जबकि लड़की सदमे में रही थी और उसकी दोस्तें उसे जाते हुए देखती रहीं। खौफज़दा लड़कियों ने फौरन जियान को पुरसुकून करने की कोशिश की, लेकिन वो जवाब नहीं दे रही थी, जैसे उसने अपना होश खो दिया हो। देविंग ने सदमे से अपना मुंह ढांप लिया। वो जियान की हालत पर हौलनाक थी, जो खाली नज़रों से घूर रही थी, और यही वजह लड़कियों ने डर के मारे पेशाब कर दिया था। लड़की को अब समझ आना शुरू हुआ कि क्या हुआ था, लेकिन सुकून से कमरे से बाहर निकल गई। हाँ, यह उसके पहले दिन का बेहतरीन आगाज़ नहीं था।
اس نے سوچا کہ وہ کھانے پر زیادہ پرجوش ہونے کی اپنی عادت سے چھٹکارا کیوں نہیں پا سکتی، لیکن ایک چیز نے اس کے خیالات کو منتشر کر دیا۔ کوئی تالی بجا رہا تھا۔ یہ کیفیٹیریا کا وہی لڑکا تھا جو تعریف میں تالیاں بجا رہا تھا۔ مشکوک طالب علم ہا جونگ وومن، سنہرے بالوں والا طالب علم، اس پر آستین سے مسکرایا۔ اس نے دیونگ کی تعریف کی، کہا کہ اس نے جیان کو حیرت انگیز طریقے سے سنبھالا۔ یہ کول تھا، لیکن دیونگ اب بھی کنفیوز لگ رہی تھی، خوبصورت طالب علم کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ لڑکے نے دوستی کی پیشکش کی اور اس کا نام پوچھا، بولتے ہوئے سورج کی روشنی کی طرح چمک رہا تھا۔ دیونگ اور زیادہ کنفیوز لگ رہی تھی، وہ اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیوں کر رہا تھا۔ پھر اسے اپنے ساتھی کی نصیحت یاد آئی، کسی بھی مشکوک مرد طالب علم کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا۔ دیونگ نے آخر کار جواب دیا، کہا کہ اس نے آج ہی ٹرانسفر کیا ہے۔ لڑکے کا نام ہان جونگ وومن تھا۔ ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اسے اپنا فون دیا، اپنا نمبر دینے کو کہا۔ واضح طور پر جونگ وومن صرف کوئی عام طالب علم نہیں ہے۔ چونکہ بہت سے دوسرے لوگ ان کی گفتگو کو قریب سے دیکھ رہے تھے، بہت سے لوگ تجسس میں تھے کہ ہان جونگ وومن نئی لڑکی سے بات کیوں شروع کر دی۔ وہ حیران تھے کہ اگر اس نے اسے نوٹس لیا ہے تو اس لڑکی کی حیثیت کیا ہے۔ دیونگ نے جلدی سے اپنا نمبر لڑکی کے فون میں ٹائپ کر دیا۔ بہرحال وہی واحد شخص تھا جو دوست جیسا برتاؤ کر رہا تھا۔ وہ شخص تھے کہ اس کی تحقیقات کا ہدف خود ہی قریب آیا، لیکن وہ حیران تھے کہ کتنے لوگ دیکھ رہے تھے۔ اس نے اس کا فون اس کا نمبر دے کر واپس کر دیا، جبکہ لڑکا مسکراتا رہا۔ دیونگ کو احساس ہوا کہ اب دور جانے کا وقت ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر لڑکا بہت ضدی تھا۔ اسے ایک سہولت اسٹور تک ساتھ چلنے کی پیشکش کی، کیونکہ اس نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ اس نے اسے ٹالنے کی کوشش کی، اس کے ساتھ دیکھے جانے سے بہت زیادہ توجہ مل رہی تھی، جبکہ اس کے سائے میں رہنے کی ضرورت تھی۔ وہ اصرار کر رہا تھا، کہا کہ جب کرنے کو کچھ نہیں ہے تو وہ سیر کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن دیونگ مضبوط تھی اور جونگ وومن سے دور جانے کی کوشش کرتی رہی۔ وہ ہار نہیں مانے گا۔ اب اسے اسکول کی خوبصورت جگہوں کا دورہ کروانے کی پیشکش کر رہا تھا۔ اس نے اسے کتنا بھی جھٹکے کی کوشش کی، وہ ساتھ رہا۔ اب اسکول ٹور کی تجویز دے رہا تھا۔ اس کی وہ شائستہ اور غیر مغرور مسکراہٹ ختم نہیں ہوئی۔ یہ شاید اس کا قائل کرنے کا خفیہ ہتھیار تھا۔ یہ واقعی داکی وینگ کو پریشان کرنا شروع کر رہا تھا۔ وہ بہت مہربان، بہت زور دینے والا تھا اور اس سے شبہ پیدا ہوا تھا۔ بالآخر وہ بس بھاگ گئی۔ واضح طور پر اس وقت یہی بہترین اقدام تھا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی، امید کر رہی تھی کہ وہ پیچھا نہیں کر رہا ہے، جب تک کہ اسے پیچھے سے اپنا نام پکارے جانے کی آواز نہ آئی۔ رامین کھائیں گے؟ اور جونگ وومن کا راز دیونگ لڑکیوں کے باتھ روم میں چھپ گئی اور اپنے ساتھیوں کو فون کیا۔ وہ حیران تھا کہ اسے پہلے ایک ایڈمائر تعریف کرنے والا مل گیا ہے۔ اس نے اسی لڑکے کا نام ہان جونگ وومن بتایا اور اسے اس کی تفتیش کرنے کا مشورہ دیا۔ لڑکے نے اپنے لیپ ٹاپ پر ڈیٹا بیس میں طالب علم کے بارے میں معلومات تلاش کی۔ بدقسمتی سے وہ کسی بھی ذاتی ریکارڈ تک رسائی حاصل نہیں کر سکا، جو غالباً تمام طالب علموں کے لیے مضبوط تحفظ کی وجہ سے تھا۔ اس نے اسے اسی بارے میں کچھ کرنے کو کہا۔ کیا تم ہیکر ہو یا ہارنے والے؟ اس کے الفاظ نے اسے واضح طور پر پریشان کر دیا۔ ہیکرز کی بھی حدود ہوتے ہیں۔ اب دیونگ خود فکر مند ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھی نے مشورہ دیا کہ جونگ وومن کے قریب ہو جائے اور معلومات خود نکالے، لیکن اسے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اس جیسے کسی سے دوستی کی جائے۔ پھر بھی اس کے ساتھی کے پاس قدم بقدم منصوبہ لگتا تھا۔ وہ واضح طور پر رومانوی ہیرا پھیری میں زیادہ تجربہ کار تھا اور اس کے پاس کچھ چالیں تھیں۔ پہلے اسکول کے بعد اسے اچانک ساتھ گھر چلنے کو کہنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے اور مزید معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ پھر بھوک لگنے کا ذکر کرنا اور ایسی چیز کھانے کا مشورہ دینا جو نوجوانوں کو پسند ہو۔ شاید ٹاک پو کی۔ اس کے بعد ایک خوبصورت کیفے جانا اور ایک ساتھ چند انسٹاگرام کے لائق تصاویر لینا۔ سیدھا گھر جانا بورنگ ہوگا، لہٰذا انہیں ایک کراوکی ہار جانا چاہیے۔ داکی وینگ کو واضح طور پر یہ خیال نفرت انگیز لگا، اور جب اندھیرا ہو جائے تو اسے اشارہ کرنا چاہیے کہ وہ بھی گھر نہیں جانا چاہتی۔ اس کا ساتھی پھر اہم حصے پر آیا، ایسا برتاؤ کرتے ہوئے جیسے اس نے ساری زندگی اسی لمحے کا انتظار کیا ہو۔ اس نے کہا کہ اسے ایک ساتھ رامین کھانے کی تجویز دینی چاہیے، جو کوریا میں جسمانی تعلق کی ایک کوڈڈ دعوت ہے۔ دیونگ کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اسے اس سارے منصوبے پر شک تھا، لیکن وہ اصرار کرتا رہا۔ اس نے اسے یہ بھی مشورہ دیا کہ وہ مزید معلومات اکٹھی کرنے کے لیے اسکول میں کچھ لڑکیوں سے دوستی کرے۔ اس نے اسے رامین کی تجویز نہ بھولنے کی یاد دلائی، لیکن دیونگ نے پہلے ہی فون کاٹ دیا تھا۔ وہ مکمل طور پر گرم سم تھی اور اسے مشورے کے لیے فون کرنے پر پچھتاوا ہوا۔
घबरा कर इर्द गिर्द देखने लगी। कियान जुंग बॉन अब भी उसका पीछा कर रहा था। ये पागलपन होगा। दोबारा देखने पर उसने तस्दीक की कि वो वहाँ नहीं था। दरअसल थोड़ा अजीब था। उसने सोचना शुरू किया, ली खानदान का नाम कोरिया में गैर मामूली नहीं था, तो फिर उसका नाम इतना खुफिया क्यों था? हुई तंग और परेशान लग रही थी। गुस्से से किसी से कुछ मुतालबा कर रही थी। दो लंबे लड़के उसे हकारत से देख रहे थे। एक के हाथ में फोन था और वो उसे सर्द मोरी से घूर रहा था। दूसरा करीबी सुकून से सिगरेट पी रहा था। फोन वाले लड़के ने एक सख्त लहजे में पूछा कि वो कौन होती है जो उसका फोन वापस मांगे। बज़ाहिर उसके पास जियान की शर्मनाक तस्वीर थी जो वो नहीं चाहती थी कि इंटरनेट पर शाये हों। ये तस्वीर कैफेटेरिया की थी जब वो इतना डर गई थी कि उसने अपने आप पर काबू खो दिया था। लड़का उन्हें ऑनलाइन पोस्ट करने वाला था। दाकी विंग कोने से चुप करके पूरा झगड़ा देख रही थी। चीखने की आवाज़ों से खींची चली आई। उसे अपने साथी की लड़की से दोस्ती करने की टिप याद आई, लेकिन उसे सस्ती महसूस हो रही थी। जियान ने लड़के को धमकी देने की कोशिश की, लेकिन वो खुद खौफजदा नहीं हुआ। वो उसे तबाह करने के लिए काफ़ी ताकतवर नहीं थी। शायद वो अपने सामने वाले लड़कों को नज़रअंदाज कर सकती थी, लेकिन जी हेविंग को नहीं, जो करीब के बेंच पर बैठा असली खतरा था। जी हेविंग एक अच्छी साखत वाला तालिब इल्म वहाँ था। उसके ख़ानदान को दूसरे लड़के के ख़ानदानों की हिमायत हासिल थी, और जी हेविंग के वालिदैन इस बात को जाने नहीं देंगे। अब जी बेबस थी और कांपने लगी थी। उसके आंखों में आंसू भर आए। लड़की मलिका जी को बिखरते हुए देखकर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। उनमें से एक फेसबुक पर तस्वीर पोस्ट करना चाहता था। जी घबरा गई, जिल्लत को रोकने के लिए बेताब थी। उसी ली देविंग ने मुदाखलत की। लड़के की कलाई को पकड़ लिया। फ़ोन अब भी उसके हाथ में था। उसने यकीनी तौर पर उसकी तवक्को नहीं की थी। खुद जियान भी हैरान थी। जिस लड़के ने उसे जलील किया था, अब वो उसके लिए खड़ी हुई थी। लड़का हैरान था और जाने देने की इल्तिजा करने लगा। दाकी विंग जियान की तरफ मुड़ी और सुकून से पूछने के लड़की के फोन में असल में क्या था। गूंज हिचकिचाई, हकलाकर तस्लीम किया कि कैफेटेरिया की तस्वीर थी और तालिब इल्म उन्हें फेसबुक पर अपलोड करने का इरादा रखता था। यहाँ तक कि देविंग भी हैरान नजर आई। उसे नहीं मालूम था कि जियान के कैफेटेरिया में अपने आप पर काबू खो दिया था। लड़का तंग हो गया। दोनों लड़कियां उसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर रही थी। उसने यहाँ तक कि उन्हें मौत की धमकियां देना शुरू कर दी। उसने खबरदार किया कि वो उन्हें मारेगा। हाथ उठाया, लेकिन देविंग ने एक तेज हरकत से आसानी से उसके हाथ से फोन छीन लिया। देविंग ने फोन हैरान परेशान को दे दिया। उसे फौरन तमाम तस्वीर डिलीट करने को कहा। उसने उसे क्लाउड बैकअप भी चेक करने को कहा। लड़का इतने सदमे में था कि वो बमुश्किल बड़बड़ा सका। उसके हाथ अब भी उसकी गिरफ्त से कांप रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपना बाजू घुमाया, वाज़ेह तौर पर देविंग के चेहरे पर एक जोरदार मुक्के का निशान बनाया। बिना झुके देविंग ने आसानी से मुक्के से बचाव किया। उसकी तरबियत काम आई। अब उसकी बारी थी। उसने सदमे में मुब्तला लड़के की ठोड़ी पकड़ी और वार करने के लिए तैयार, और उसने ऐसा किया इतने जोर से कि उसका एक दांत बाहर निकल गया। और नाजुक लग सकती थी, लेकिन उसमें हकीकी ताकत थी। देविंग के अलावा हर कोई हैरतज़दा खामोशी में खड़ा था, जिसने पलक भी नहीं झपकी। लड़के का दोस्त खौफ से जमीन को घूर रहा था, जैसा कि जियान कर रही थी। हमलावर सख्त फर्श पर बेहोश पड़ा था। वो यकीनी तौर पर उसे इतनी जल्दी नहीं भूलेगा। दाग गेमिंग ने आखिरकार जी को जिल्लत आमिर तस्वीर वाला फोन दे दिया। करीब एक खौफजदा लड़का ये सब देख रहा था। उस लड़के को वाज़ेह तौर पर इस अंजाम की तवक्को नहीं थी। उसके चेहरे पर जज्बात का एक भंवर था। सूरत हाल की नाउमीदी का एहसास करते हुए उसने जी जेमिंग को जगाने की कोशिश की, जिसने हिचकिचाते हुए अपनी नींद की पट्टी नीचे की। उसे बताया गया कि वॉन जून को मार के बेहोश कर दिया गया है और अब वो बेहोशी की हालत में पड़ा है। जी हेविंग ने सिर्फ पूछा, किसने किया? लड़के ने देविंग और जियान की तरफ इशारा किया, जो बात में हाथ डालकर जा रहे थे। जी हेविंग ने उन्हें जाते हुए देखा। नाम ले देविंग को याद करते हुए वो अंदाजा लगाया कि वो नई तालिबा होगी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके दोस्त ने जो कहा कि वॉन जोंग को किसी आम लड़की ने मारा है। दरअसल देविंग और जियान एक सीढ़ी पर बैठे थे। देविंग आखिरकार अपना खाना खाने लगी। पहले से भूखी थी, जबकि जियान सिर्फ घूर रही थी। देविंग ने उसे कुछ खाने की पेशकश की। लड़की ने डाइट का हवाला देते हुए इनकार कर दिया और देविंग ने पूछा कि क्या वो सब कुछ खा सकती है। फिर जियान ने देविंग को देखा। सोच रही थी, ये लड़की कौन है, ये किसकी बेटी है? बहुत से सवालात, बहुत कम जवाबात। लड़ने के लिए काफ़ी निडर। उसे किसी किस्म की खानदानी ने नहीं पाला होगा। जिया ने यहाँ तक के सोचा कि क्या ये लड़की लेवल 1 से हो सकती है।
देवेंग ने फिर उनकी सुबह की मुलाकात के लिए माफ़ी मांगने का फैसला किया। उसे एहसास नहीं हुआ था कि वो किसी से टकराई है। उस वक्त उसका ज़हन कहीं और था, लेकिन अब यकीनन वो वक्त नहीं था कि वो बताती कि वो क्या सोच रही थी। जियान कसूरवार महसूस करते हुए बदले में माफ़ी मांगी है, तस्लीम करते हुए कि वो पहले हद से तजावुज़ कर गई थी। देवेंग ने भी महसूस किया माफ़ी मांगना वाज़ेह तौर पर जियान के लिए आसान नहीं था, यह देखना अजीब था। अपना मिशन याद करते हुए देवेंग ने लड़की से हान जोंग-वॉन के बारे में पूछने का फैसला किया। जियान उसे जानती थी, लेकिन तजस्सुस था कि देवेंग क्यों जानना चाहती है। देवेंग ने झूठ बोला कि वह सिर्फ तजस्सुस में है। तभी जियान ने अपनी थोड़ी बनाना शुरू कर दी। शायद देवेंग को उस पर क्रश है, ये सोचना हैरानकुन था, लेकिन देवेंग को ये कियास पसंद नहीं आया। उसने गुस्से में अपना जूस बॉक्स अपनी गिरफ्त में मसल दिया। जियान ने तबसरा किया कि हान जोंग-वॉमिन हमेशा खुलूस से मुस्कुराता है, लेकिन वो भी थोड़ा अजीब लगता है। जियान ने एतराफ़ किया कि वो उसे थोड़ा डरावना लगती है। देवेंग ने वजह पूछी। उसने मादी को याद करना शुरू किया। जिस दिन उसने दाखिला लिया, सीनियर्स नए तालिब इल्मों को देखने आए थे। जियान ने पूछा कि क्या देवेंग गैर मुल्की वज़ीर वो क्वांग सिक को जानती है। उसका बेटा उस दिन आईडीज में है। उसके करीब आया। उसी लम्हे हान जोंग-वॉमिन उसके सामने खड़ा हो गया, लंबा और सीधा, उसे घूर रहा था। वज़ीर का बेटा लेवल 1 का एक बड़ा तालिब इल्म था और उसने जोंग-वॉमिन को घूरा, उसे एक तरफ हटने को कहा। जोंग-वॉमिन हमेशा की तरह सिर्फ खुलूस से मुस्कुराया और वज़ीर के बेटे से शाइस्तगी से मोज़रत की, लेकिन उससे वो मज़ीद गुस्से में आ गया। जोंग-वॉमिन ने गैर रस्मी तौर पर एजाज़ी अलक़ाबात के बगैर बात की थी। उस लड़के ने रंजिश रखी और हान जोंग-वॉमिन को वाज़ेह तौर पर उसकी तवज्जो मबज़ूल कराई थी। सीनियर के गुस्से भरी घूर उसका पीछा करती रही। कोई भी जोंग-वॉमिन के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, इसलिए उन्होंने फ़र्ज़ किया कि वो चौथे दर्जे का तालिब इल्म है, जिससे उसका गैर रस्मी रवैया और भी तोहिन-आमीज़ हो गया। उस दिन से जोंग-वॉमिन के स्कूल की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई। जिम क्लास के दौरान किसी ने उसके सर पर सीधी गेंद मारी। जब वो खींच रहा था, लोग उसे मुसलसल धूंस देते और ज़ोर से मारे गए गेंद लड़के के सर के पिछले हिस्से में लगी, जबकि सब हंस रहे थे। वो हमेशा मुस्कुराया और हर चीज़ को बर्दाश्त किया। उस दिन उसने गेंद उठाई और शाइस्तगी से वापस कर दी। लेकिन एक दिन आर्ट क्लास में सीनियर ने जोंग-वॉमिन के सर पर पूंछा लगाने वाला पानी अंडेल दिया। आमतौर पर वो उसके ज़रिए मुस्कुरा देता, लेकिन उस दिन कुछ अजीब था। हवा भारी महसूस हुई, हर किसी ने महसूस किया कि कुछ होने वाला है। फिर भी तमाम वाक़यात के बरअक्स जोंग-वॉमिन उसे फिर से जाने दिया। लेकिन अगले ही दिन वो सीनियर पुरस्कार तौर पर गायब हो गया। कहानी के इस मोड़ पर यहाँ तक कि दाक येविंग भी दंग रह गई। वो बस उसी तरह गायब हो गया। जियान ने तस्दीक की, मुकम्मल तौर पर किसी सुराग के उसके बाद से किसी ने इसके बारे में कुछ नहीं सुना। ये अजीब था, क्योंकि वो कोरिया के वज़ीर ख़ारजा का बेटा था। यही वजह थी कि बहुत से लोगों का ख्याल था कि हान जोंग-वॉमिन की हिमायत कोई बहुत ताकतवर शख्स कर रहा है।